ये लड़का और लड़की डरे सहमे हुए उस 10,000 मीटर गहरे गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर बेशुमार लाशें भरी हुई हैं। कुछ कौए हवा में मंडरा रहे हैं, मानो ये जगह उनका शिकार का इलाका हो। जोना की आंखों में उदासी है। कौन सोच सकता है कि वो खुद इसी लाशों से भरे गड्ढे से जिंदा बाहर आया था। समय वापस जाता है। कुछ दिन पहले की एक बरसाती रात में जोना गिरी जमीन पर बेसुध पड़ा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने चारों ओर देखा। चारों तरफ खून से सनी लाशें पहाड़ की तरह जमा थीं। गरजती हुई बिजली के बाद ऊपर किसी की परछाई दिखाई दी, जिसने नीचे एक रस्सी फेंकी। जोना ने मरे हुए लोगों के बीच एक पिस्तौल ढूंढी और उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तेज बारिश में भीगता हुआ वो लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कांपते हुए वो एक छोटे से जंगल से गुजरा और एक लकड़ी के घर को देखा, जहां रोशनी जल रही थी। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर पहुंचता है, जहां कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। बातचीत से पता चला कि रस्सी फेंकने वाली वही छोटे बालों वाली लड़की थी। तभी वहां जमीन पर पड़ा हुआ एक घुंघराले बालों वाला इंसान अचानक उठता है और चीखने लगता है, जैसे वो बहुत ज्यादा दर्द में हो। उसका हाल ठीक वैसा ही था जैसा जोना का था जब वो लाशों के बीच उठा था। लेकिन और भी अजीब बात ये थी, वहां मौजूद सभी लोग ठीक जोना की तरह अपनी पहचान भूल चुके थे। किसी को याद नहीं था कि वे कौन हैं या उनके साथ क्या हुआ। उनके पास कोई फोन नहीं था और वे लगभग पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। सिर्फ एक बात राहत की थी, किसी को पासपोर्ट और पहचान पत्र मिल गए थे जिससे वे अपना नाम जान पाए। सिर्फ वही छोटे बालों वाली लड़की चुप थी। असल में वो एक जापानी लड़की थी। जब सब लोग बात कर रहे थे, वो लगातार कुछ लिख रही थी चीनी भाषा में, लेकिन किसी को नहीं समझ आ रहा था कि उसने क्या लिखा है। जोना को शक हुआ कि वो जरूर कुछ जानती है। दूसरे भी उसकी बात से सहमत हुए। जब सब इस घर में होश में आए थे, तब भी वो लड़की पहले से यहाँ मौजूद थी और ऐसा लगता था जैसे वो सबको जानती है। लेकिन सबको जोना से चिढ़ थी, क्योंकि सिर्फ वही एक था जो लाशों के ढेर से उठा था। और अब दोनों और नफरत सी थी, कोई किसी को पसंद नहीं करता था। इसके बाद सबने खुद ब खुद घर की तलाशी लेनी शुरू की। रसोई और स्टोर रूम में काफी मात्रा में खाना जमा था। जोना की नजर फ्रिज पर लगे कैलेंडर पर पड़ी। उस पर 18 तारीख को खास तौर से घेरा गया था। यह साफ था कि यह निशान जापानी लड़की ने बनाया था, लेकिन उसने जो लिखा था उसे जोना कितनी भी देर देखता रहा, समझ नहीं पाया। हाँ, इतना तय था कि 18 तारीख कोई बहुत अहम दिन था। थोड़ी देर बाद बाकी लोगों को भी कमरे में कई बंदूकें और गोलियां मिल गईं। जोना ने सुझाव दिया कि कुछ हथियार लेकर बाहर का जायजा लिया जाए, लेकिन फूलों वाली शर्ट पहने लड़के ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि सबको घर में ही रहना चाहिए और अगली सुबह यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक जापानी लड़की चुपचाप जंगल की ओर निकल गई। बाकी सबको मजबूरी में उसके पीछे जाना पड़ा। जोना को लगा जैसे उसे ये रास्ता जाना पहचाना लग रहा है। तभी उसके दिमाग में एक याद गौंधती है, जैसे उसने कभी यहाँ किसी लाश को चुराया था। एक आदमी के मन में घबराहट सी हुई, कहीं वो वाकई कोई बुरा इंसान तो नहीं। थोड़ी दूर जाने पर सबको एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी। एक पेड़ से एक आदमी की लाश बंधी हुई थी। अब तो सबके मन में और भी शक गहराने लगा। ये जगह आखिर है क्या? कुछ ही देर में वे एक लकड़ी के घर तक पहुंचे और दरवाजा खोला तो देखा कि जापानी लड़की एक बंधी हुई औरत को खाना खिला रही थी। जैसे ही उस औरत ने जोना को देखा, वो अजीब ढंग से बेकाबू हो गई, जैसे उसे जिंदा ही खा जाना चाहती। जोना ने झट से बंदूक की बट से उसे बेहोश कर दिया। फूलों वाली शर्ट ने कोने में एक सीसीटीवी कैमरा देखा। अब उन्हें और यकीन हो गया कि शायद जोना ही असली गुनहगार है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जोना ने तय किया कि वो कैमरे के कंट्रोल रूम को ढूंढेगा। जब वो दोबारा लकड़ी वाले घर की तलाशी ले रहा था, तब अचानक उसे पता चला कि वो और घुंघराले बालों वाला लड़का, दोनों को लैटिन भाषा आती है। दोनों आपस में बातें करने लगे और उनके बीच की समझदारी साफ झलक रही थी। अगर अंदाजा सही है तो वे शायद कई सालों से अच्छे दोस्त रहे होंगे। घुंघराले बालों वाले लड़के ने उसे सलाह दी कि अभी दरवाजा मत खोलना। अगर दूसरों की नींद टूट गई तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। कौन जाने फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। लेकिन अगली सुबह फूलों वाली शर्ट ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उसका कहना था कि बाहर जाकर रास्ता देखना बहुत जरूरी है। आखिरकार सबने मिलकर तय किया, जापानी लड़की और जाकशान घर की रखवाली करेंगे, बाकी लोग पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस लकड़ी के घर के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ लगी हुई है। तार के उस पार के पेड़ पर भी एक लाश बंधी हुई थी। सब हैरान परेशान खड़े ही थे कि घर की ओर भी हलचल होने लगी। जाकशान ने जंगल की तरफ से आती आहट सुनी और अकेले ही जांच करने निकल पड़ा। वहां उसे एक आदमी दिखा जो तारों में उलझा हुआ था। जाकशान उसे बचाने आगे बढ़ा, लेकिन उस आदमी ने एक डरावनी मुस्कान दी और अचानक जाकशान को उन्हीं तारों से कसकर जकड़ लिया। इसी बीच जंगल में जो टीम खोजबीन कर रही थी,
उन्हें भी कुछ मिला। पेड़ों के बीच छुपी हुई 2 गाड़ियां, जिन्हें जापानी लड़की के इशारों से समझाया गया कि ये अब भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जोना खुश नहीं हो सका, क्योंकि फूलों वाली शर्ट को गाड़ी के अंदर एक ग्रुप फोटो मिली जिसमें सभी लोग थे सिवाय जोना के। इससे सभी को शक हुआ कि शायद जोना उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जोना ने सफाई दी, हो सकता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने फोटो खींची थी। ये तर्क सुनने में सही लगा। तभी सब वापसी की तैयारी कर ही रहे थे कि जापानी लड़की हाँफती हुई वहां पहुंच गई। सब लोग तेजी से दौड़ते हुए कांटेदार तार के पास पहुंचे। वहां देखा कि जागशान अब इस दुनिया में नहीं रहा। जापानी लड़की जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, जैसे उसने अपना कोई पुराना दोस्त खो दिया हो। गुस्से में आकर जोना ने हत्यारे को गोली मार ली। उसी पल उसके जहन में एक और दृश्य कौंध गया, जैसे सेना की वापसी का कोई दृश्य। कल यानी 18 तारीख है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या होने वाला है। सबके मन में बेचैनी थी। जोना और सुनहरे बालों वाली लड़की ने तय किया कि वे उस जगह जाएंगे जहां से सब शुरू हुआ था, सुराग ढूंढने। रास्ते में एक पुराना फैक्ट्री दिखाई दी, जहां उन्हें एक छोटा बच्चा छुपा मिला। वो उससे कुछ जानकारी लेने ही वाले थे कि बच्चे ने जैसे ही जोना को देखा, वो डर के मारे कांपने लगा, जैसे कोई भूत देख लिया हो। इससे जोना और भी ज्यादा परेशान हो गया। क्या वाकई वो कोई बेहद खतरनाक इंसान है? उसे देखकर वो छोटा लड़का तो कुत्ते तक छोड़ देता है। अब उसकी नाराजगी काबू से बाहर हो गई थी। उसने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की ठान ली। सुनहरे बालों वाली लड़की घबराकर बार बार इधर उधर देखती रही। तभी उसकी तेज चिल्लाहट ने जोना को होश में ला दिया। साफ दिख रहा था कि उस सुनहरी बालों वाली को जोना से हमदर्दी थी। शायद पहले दोनों अच्छे दोस्त रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी के घर में फूलों वाली शर्ट को कुछ यादें झलकती हैं, लेकिन ज्यादा गंभीर थे उसके शरीर में हो रहे बदलाव। उसने जापानी लड़की का चेहरा देखा और तय किया कि वो एक भरोसेमंद साथी है। उसकी हालत को संभाल कर घुंघराले बालों वाला लड़का दोबारा जंगल की ओर निकल गया, ताकि और कुछ पता चल सके। समय बीतने के साथ साथ सबकी यादें धीरे धीरे लौटने लगी थी। वो एक जानी पहचानी राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक चश्मा मिला। उसने अनायास ही उसे पहन लिया, जैसे वो चश्मा उसी का था। इसके बाद वह दोबारा उसी लकड़ी के घर पहुंचा। उसे धीरे धीरे याद आया कि सामने वाला शख्स एलन है और उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। वो एलन को दिलासा देने ही वाला था कि एलन पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। वो किसी तरह बचते हुए दरवाजा बंद करने ही वाला था कि घर के दूसरी तरफ से भी कुछ और पागल लोग निकल आए। उधर घर में मौजूद फूलों वाली शर्ट को भी एक बड़ा सुराग मिला। उसे पीछे के आंगन में एक तहखाना मिला। तहखाने के अंदर कुछ अजीब तरह की प्रयोग सामग्री थी और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कई जगहों की निगरानी कैमरों का फुटेज चल रहा था। यानी ये वही जगह थी जहां से कैमरों को कंट्रोल किया जा रहा था। उसे वहां एक वीडियो कैमरा भी मिला, जिसमें एक पूरे प्रयोग की रिकॉर्डिंग थी। हैरानी की बात यह थी कि प्रयोग करने वाला खुद जोना था। जापानी लड़की, फूलों वाली शर्ट और बाकी सभी लोग, ये सब उस प्रयोग के सब्जेक्ट थे। जोना के अनुसार इस प्रयोग का साइड इफेक्ट था अस्थायी रूप से सब कुछ भूल जाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर जोना ने यह प्रयोग किया था तो वो खुद सब कुछ कैसे भूल गया? उधर फैक्ट्री के अंदर घुसने में नाकाम जोना अब सुनहरी बालों वाली के साथ वापस घर लौट रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ लकड़हारे मिले। जोना उन्हीं से कुछ पूछताछ करने ही वाला था, लेकिन उसे क्या पता था, वो सारे लकड़हारे भी उस पगली एलन की तरह ही पागल हो चुके थे। सबने गुस्से में दहाड़ते हुए दोनों लड़कियों पर हमला कर दिया। दोनों ने डर के मारे जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। गाड़ी में घुसते ही देखा वो सारे पागल लोग अचानक रुक गए। जोना ने देखा कि पास के पेड़ पर 2 लाशें टंगी हुई थीं। शायद इन्हीं लाशों ने उन्हें डराने का काम किया। घर लौटते ही फूलों वाली शर्ट ने गुस्से से हथियार निकाल लिया। अब उसके मन में पक्का यकीन था कि जोना ही सबकी हालत की वजह है। यहाँ तक कि सुनहरी बालों वाली लड़की भी वीडियो कैमरे की फुटेज देखकर शक में आ गई। जोना बेहद लाचार और दुखी नजर आ रहा था, मगर इस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फूलों वाली शर्ट वाला लड़का गुस्से में आगे बढ़ा और जोना को बेहोश कर दिया। फिर उसे घसीटकर उसी लाशों वाले गड्ढे के पास ले गया। उसका मानना था कि ये सारी लाशें जोना के प्रयोगों की ही देन थी। और फिर उसने जोना को उसी गड्ढे में धक्का दे दिया। जोना तो जैसे मर ही जाना चाहता था, पर एक दिन बीतने के बाद वो फिर से उसी जगह वापस आ गया। सड़ी लाशों की बदबू से उल्टी सी आने लगी। वहीं एक मरी औरत की पीठ पर बना टैटू देखकर जोना की यादें फिर से चमकने लगी। उसे याद आया, कल यानी 18 तारीख है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दिमाग अब भी खाली था। घुटन और निराशा ने उसे पागल कर देने की कगार तक ला दिया। तभी इतिहास ने खुद को दोहराया। जापानी लड़की एक बार फिर लाशों के ढेर से किसी तरह निकलकर बाहर आ गई। अब जोना ने तय किया वो उस पुरानी फैक्ट्री में जरूर जाएगा।
उसे सच का पता लगाना था और अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। लेकिन वो छोटा बच्चा अब वहां नहीं था। चारों ओर तलाश करने के बाद जोना को एक नक्शा मिला। उसे देखते ही फिर से कुछ यादें जागी, जैसे कोई पुराना रास्ता उसे याद आ गया। तभी सामने कुछ हलचल हुई। जोना वहां पहुंचा तो देखा वहां 2 और लोग पागलों की तरह झूम रहे थे। अब ये सब उसके लिए नया नहीं था। 2 गोलियों में ही उसने दोनों को खत्म कर दिया। इसके बाद वो नक्शे के रास्ते पर गाड़ी चलाता रहा। रात हो गई। रास्ते में उसे फिर वही बच्चा और उसका परिवार मिला। अब उसकी माँ भी पागल हो चुकी थी और बच्चे की नानी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, जोना, तूने ही सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर चली गई। जोना वहीं खड़ा रह गया, अपने वजूद पर शक करते हुए। तभी एक पुराना मेडिकल बॉक्स उसकी नजर में आया। जोना को कुछ याद आने लगा, हालांकि ये यादें अभी भी बिखरी बिखरी थी। जब उसने गाड़ी में रखी अपने और सुनहरी बालों वाली महिला की एक तस्वीर देखी तो आखिरकार उसे सब कुछ याद आ गया। असल में जोना कोई अपराधी नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर था। इस क्षेत्र में एक भयानक वायरस फैल गया था जो इंसानों को पागल बना देता था। जोना और उसकी पत्नी, वही सुनहरी बालों वाली, सेना के कहने पर यहाँ वैक्सीन विकसित करने आए थे। कैलेंडर पर जो 18 तारीख निशान लगी थी वही थी वैक्सीन सौंपने की आखिरी तारीख। अगर वे असफल होते तो सेना पूरे इलाके को नष्ट कर देती। लेकिन जब वैक्सीन लगभग तैयार थी तभी संक्रमित लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए जोना को लाशों के गड्ढे में कूदना पड़ा और वहीं उसने खुद को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया। घुंघराले बालों वाला लड़का, सुनहरी बालों वाली महिला और बाकी लोग, ये सब स्वेच्छा से इस वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए थे। अब समय पूरा हो चुका था और भूलने के साइड इफेक्ट्स भी खत्म हो गए थे। 2 लोग, घुंघराले बालों वाला और सुनहरी बालों वाली, अब भी उसी घर में थे और पागलों से लड़ रहे थे। जापानी लड़की एक कोने में सिहरती बैठी थी, फूलों वाली शर्ट। वो अब भी बस भागना चाहता था। रास्ते में उसकी मुलाकात जोना से हुई। जोना ने उसे शांत करने की कोशिश की, बस एक और इंजेक्शन और वो पूरी तरह ठीक हो सकती थी। लेकिन अब वो पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी थी। जोना के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे दर्द भरे दिल से उसे मारना पड़ा, क्योंकि सुबह होते ही सेना इलाके की सफाई शुरू करने वाली थी और जोना को जल्द से जल्द सबको चेतावनी देनी थी। लेकिन वो जरा सी देर कर चुका था। घुंघराले बालों वाले ने जब सेना को आते देखा तो सोचा उसे बचाया जाएगा, मगर जवाब में उसे गोलियों से भून दिया गया। जापानी लड़की तो पहले ही झाड़ियों में छिप गई थी, इसलिए बच गई और जोना, वो सुनहरी बालों वाली को लेकर भागता रहा। मगर बीच रास्ते में कुछ और संक्रमितों ने हमला किया। सुनहरी बालों वाली घायल हो गई। पीछे से सैनिक भी करीब आते जा रहे थे। अब एक ही रास्ता बचा था। जोना ने वही किया जो पहले किया था। उसने उसे लेकर फिर से लाशों के गड्ढे में छलांग लगा दी। संक्रमण रोकने के लिए उसने उसे एक और वैक्सीन का इंजेक्शन दे दिया। मृत्यु से ठीक पहले सुनहरी बालों वाली महिला ने जोना के हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमा दी और कहा, कृपया मुझे मत भूलना। उधर सफाई कर रहे सैनिकों ने फिर से कुछ लाशें गड्ढे में फेंकी और अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दी कि मिशन पूरा हो गया है। जब जोना की आंख खुली तो उसकी यादें एक बार फिर से पूरी तरह मिट चुकी थीं। उसे न तो दम तोड़ चुकी अपनी पत्नी की ओर ध्यान गया और न ही जमीन पर पड़ी उस कागज की पर्ची पर। कहानी के अंत में एक बार फिर वही जापानी लड़की ने जोना की जान बचाई। उस पर्ची में जो लिखा था वो था, जापानी लड़की का खून इस पागलपन वाले वायरस के खिलाफ पूरी तरह से इम्यून है। यही उसके खून से वैक्सीन बनाई गई थी। असल में वो ही अकेली थी जो कभी अपनी याददाश्त नहीं भूली। काश उनमें से कोई एक भी चीनी भाषा पढ़ सकता तो शायद ये अंत इतना दुखद ना होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और अलविदा।